नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीडीपी के एरिक एरिक्सन प्रिंसिपल को। सेकंड हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की के जेडपीडी प्रिंसिपल को। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को। गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से तीनों प्रिंसिपल में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फटाफट से हम ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, इनसे हम रिवीजन करेंगे। फर्स्ट है गाइज हमारा एरिक एरिक्सन का प्रिंसिपल। अब एरिक एरिक्सन को किस नाम से जाना जाता है? तो एरिक एरिक्सन को ईगो मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। एरिक एरिक्सन को ईगो मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ईगो के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पहले भी पूछा जा चुका है कि ईगो मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एरिक एरिक्सन को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ईगो के ऊपर फोकस किया था। अब ईगो आप समझते हैं, 3 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो फ्रायड ने प्रिंसिपल दिया था, इड, ईगो और सुपर ईगो के टाइप बताए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ईगो क्या होता है? अहम। ठीक है, तो ईगो के ऊपर सबसे ज़्यादा यानी अहम के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने। इसलिए इनको ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। बात करते हैं इनकी बुक की, तो इनकी एक बहुत फेमस बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो गाइस, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में लिखी गई थी। 1963 में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये बुक आपको याद रखनी है। एरिक एरिक्सन इसके राइटर हैं। बात करते हैं गाइस इसके प्रिंसिपल की। तो एरिक एरिक्सन ने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए थे? तो एरिक एरिक्सन के सिद्धांत को 8 अवस्था सिद्धांत, जीवन अवधि सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब गाइस, ये 100% इनमें से एक नाम आपको दिया हुआ होगा एग्जाम में। या तो आपसे दिया जाएगा कि 8 अवस्था सिद्धांत किसने दिया, या आपसे पूछा जा सकता है जीवन अवधि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या आपसे पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो आपको तीनों टर्म्स याद रखनी है। अब गाइज बात करते हैं अगर हम सिद्धांत की, तो एरिक एरिक्सन के सिद्धांत को 8 अवस्था सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन अवधि को, जो एक व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि होती है यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसे इन्होंने 8 स्टेजेस में यानी 8 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। इसलिए इनके प्रिंसिपल को 8 अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। बात करते हैं जीवन अवधि सिद्धांत की, तो इसलिए जीवन अवधि सिद्धांत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि पूरे लाइफ साइकिल को यानी पूरी जीवन की अवधि को 8 भागों में बांट दिया था। तो इसलिए इसको जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा जाता है। और मनोसामाजिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो ध्यान रखना है, मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मन और समाज मीन्स इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तिगत भाव यानी व्यक्तिगत विकास, संवैगिक विकास, सांस्कृतिक विकास और साथ ही साथ सामाजिक विकास को कनेक्ट किया था। तो इनका ध्यान रखना है आपको। इनके मनोसामाजिक सिद्धांत के अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं, व्यक्तिगत विकास भी पढ़ते हैं, सामूहिक विकास भी पढ़ते हैं, सांस्कृतिक विकास भी पढ़ते हैं और सामाजिक विकास भी पढ़ते हैं। बात करते हैं गाइज इनका आधार क्या है। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइज, जो भी प्रिंसिपल या जो भी सिद्धांत थ्योरी आपको दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पता हो कि कौन सा वैज्ञानिक है वो किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और कौन सा सिद्धांत किस पर आधारित है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप समझ जाएंगे कि जेडपीडी किस पर आधारित है या वाइगोत्स्की का प्रिंसिपल है, उसका आधार क्या है, या जीन पियाजे ने जो प्रिंसिपल दिया था संज्ञानात्मक विकास का, उसका मूल आधार क्या है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि किस प्रिंसिपल का क्या आधार होता है। तो बात करते हैं एरिक एरिक्सन के प्रिंसिपल की। तो एरिक एरिक्सन के प्रिंसिपल का आधार क्या था? तो इनका आधार ये था, इन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति सोसाइटी के अंदर यानी समाज के अंदर किस तरह से अपनी पहचान को बनाता है, ठीक है, और सोसाइटी उसे किस तरह से हेल्प करती है, ये इसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो कुल मिला के इसका अगर आप कह सकते हैं निष्कर्ष या सारांश अगर हम कहे, तो एरिक एरिक्सन के सिद्धांत का जो आधार था वो ये था कि एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान कैसे बनाता है और ये हमारा समाज उसे किस तरह से मदद करता है। तो इनके सिद्धांत का सबसे मेन मूल अगर मैं पॉइंट कहूँ तो ये है कि व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये आइडेंटिटी कब बनती है? तो किशोर अवस्था के अंतर्गत बनती है। तो अगर बात करें अवस्था की, तो किशोर अवस्था को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने माना था। बात करते हैं इनकी स्टेजेस की। इनके स्टेजेस इन्होंने 8 भागों में जीवन अवधि को बांटा है, यानी 8 स्टेजेस में बांटा है। पहली स्टेज की हम बात करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब गाइज इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार आपसे इस
उसको हिंदी में लिख के दिया जा सकता है। जैसे ट्रस्ट को विश्वास ना देकर ट्रस्ट ही लिखा जा सकता है, ऐसा साइकोलॉजी के अंदर पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या आप कह सकते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है जो कि जन्म से लेकर 1.5 साल तक होती है, यानी 0 से 1.5 साल तक होती है। और अब आपको पता है 0 से 1.5 साल कौन सी होती है? शैशव अवस्था होती है, यानी इसमें शिशु को ध्यान में केंद्र में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखिए, इन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल या सबसे पहली अवस्था के अंदर ये बताया था कि जब भी एक शिशु का जन्म होता है तो सबसे फर्स्ट स्टेज के अंदर उसे ज़रूरत होती है एक शारीरिक आराम की। ठीक है, एक विश्वास की ज़रूरत होती है। और वो विश्वास कैसे बनता है? जब उसको अच्छे से आराम मिलता है, उसको फ्यूचर के लिए कोई टेंशन नहीं दी जाती है, ठीक है, या उसको डराते नहीं है। तो इस तरह से अगर पालन पोषण किया जाता है तो बच्चे का डेवलपमेंट सबसे बेहतरीन तरीके से होता है। तो यही इन्होंने स्टेज बताई थी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर उसको शारीरिक आराम, कम डर, भविष्य के प्रति कम चिंता, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट अगर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? एक विश्वास की भावना आती है, यानी वो समझता है कि समाज अच्छा है, सोसाइटी अच्छी है, तो उसके अंदर एक विश्वास डेवलप होता है। लेकिन वहीं अगर उसको डराया जाता है, ठीक है, उसको डांटा जाता है और उसको मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह रहती है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक खराब एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? मिसट्रस्ट बन जाता है, यानी अविश्वास उसके अंदर पैदा होता है और वो उसके पूरे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। बात करते हैं सेकंड स्टेज की, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम का मतलब क्या है? या तो व्यक्ति या तो एक बच्चा स्वायत्तता प्राप्त करता है, या फिर वो क्या होता है, उसके अंदर शर्म की, यानी उसके अंदर एक शर्म की भावना डेवलप होती है। ठीक है, यानी समाज से कट होने लग जाता है। तो ये स्टेज उन्होंने बताई थी। तो सेकंड स्टेज क्या है? 1.5 से 3 साल तक होती है। और ये अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज है। ये अर्ली चाइल्डहुड है, क्योंकि अगर हम बात करें स्कूल वाली अवस्था की तो ये उससे पहले की अवस्था है, प्री स्कूल से पहले की, 1.5 से 3 साल। जब कोई बच्चा समाज से जुड़ना शुरू होता है तो 1.5 से 3 साल तक की अवस्था होती है। और इसमें क्या करता है, एक बच्चा किस तरह से व्यवहार करता है? बच्चा ये सोचता है कि उसका व्यवहार जो है वो खुद का है, यानी कोई और उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई और उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और उसके ऊपर कमांड नहीं कर सकता है। वो अपने व्यवहार को खुद, एक इंडिपेंडेंट व्यवहार खुद डील करेगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम 1.5 से 3 साल तक होती है, अर्ली चाइल्डहुड होती है। और इसमें बच्चा क्या मानता है कि उसका व्यवहार जो है वो खुद का है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है। और अगर हम मतलब वो इस तरह की एक्टिविटी करता है, जैसे जिद वगैरह करना, इस तरह की एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो अगर उसको उस तरह की एक्टिविटी करने से रोक की जाती है, यानी उसको दंड दिया जाता है, तो उसके अंदर शर्म की भावना हो जाती है। लेकिन अगर उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, अच्छी उसकी एक्टिविटीज़ को, यानी उसको एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जाता है, तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी डेवलप होती है, यानी वो एक स्वायत्ता प्राप्त कर लेता है अपने व्यवहार के ऊपर। ठीक है गाइस, थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत करना, आरंभ करना। तो यहाँ पर क्या है, 3 से 6 साल तक की एज होती है। इसको प्री स्कूल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 6 साल की अवस्था में एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। ठीक है, तो 6 साल की अवस्था में पहली बार स्कूल जाता है तो उसको स्कूल की स्टेज कहा जाता है, स्कूल स्टेज। लेकिन अगर उससे पहले की हम बात करें, यानी 3 से 6 साल की अगर हम बात करें, तो उसको प्री स्कूलिंग स्टेज कहा जाता है। इसमें एक स्टूडेंट समझता है कि उसकी बॉडी, उसका व्यवहार उसका खुद का है, मतलब उसमें उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर वो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दी जाएगी उस स्टेज के अंदर, इसके अंदर क्या होगा कि पहल करने की इच्छा डेवलप होगी, तो वो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अपने आप को हर चीज़ में पहल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं उस तरह की जिम्मेदारी वगैरह नहीं दी जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, गिल्ट हो जाती है। वो लगता है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं बना पाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 से 6 साल की होती है। इसमें अब क्या क्या एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, तो स्टूडेंट को अपनी बॉडी, बिहेवियर, अपने छोटे छोटे पेट या टॉयज़ वगैरह के बारे में ध्यान रखने को कहा जाता है, जिससे क्या डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर जिम्मेदारी डेवलप कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी। अब गाइस ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इंडस्ट्री का मतलब होता है परिश्रम करना, और इन्फिनिटी का मतलब होता है परिश्रमहीनता, मतलब उस चीज़ से डर के बैठ जाना, छुप जाना, बचते रहना काम से। ठीक है, तो इंडस्ट्री का मतलब होता है परिश्रम करना। अब ये वाली स्टेज कौन सी होती है, 6 से 12 साल की स्टेज होती है, जिसको हम स्कूलिंग स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर अगर एक बालक को सबसे ज़्यादा मेहनत वगैरह कराई जाती है, ठीक है, यानी उसको
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती है, उसको इनिशिएटिव लेने के लिए दिया जाता है, या वो भी जो एक्टिविटी करता है उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको नई नई चीज़ें सिखाई जाती है, तो उससे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है और उसके अंदर एक इंडस्ट्री यानी मेहनत करने की भावना डेवलप होती है। ठीक है, क्योंकि ये वाली स्टेज होती है गाइज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है कि इस स्टेज के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, यानी सीखने की इच्छा रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कोई भी चीज़ अगर सिखानी है तो उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है 6 से 12 तक की स्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाता है तो उसको नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, उसका बौद्धिक कौशल होता है, कल्पनाशीलता डेवलप होती है इस तरह से। और इसमें क्या होता है, अगर स्टूडेंट को मोटिवेट किया गया तो उसके अंदर परिश्रम की भावना आती है। ठीक है, यानी वो खुद मेहनत करके पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है नई नई चीज़ों को, यानी उसके अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनता है। लेकिन वहीं अगर उसको हम डरा देते हैं, यानी उसको कुछ सीखने के लिए नहीं दिया जाता, डांट दिया जाता है, ठीक है, या उसको अगर उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि इन्फीरिटी यानी हीनता की भावना आ जाती है। वो पढ़ाई से या अलग नई नई एक्टिविटीज़ को, चीज़ों को सीखने से कटने लग जाता है। बात करते हैं 5th स्टेज की। 5th स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी का मतलब होता है गाइस पहचान, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। 2 स्टेजेस सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको। एक है इसके अंदर इंडस्ट्री वाली यानी 6 से 12 साल वाली स्टेज, दूसरी 12 से 18 वाली। ठीक है, अब ये 12 से 18 वाली स्टेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेस है एरिक एरिक्सन के प्रिंसिपल का। इसमें इन्होंने क्या बताया था, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन के नाम से हम इसको जानते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान बनाना और कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम की स्थिति। तो ये जो स्टेज होती है वो एडोलसेंस होती है, किशोरावस्था होती है, 12 से 18 साल की स्टेज होती है। बात करते हैं इसके अंदर, अब स्टूडेंट क्या करता है, इसमें पहचान करता है कि वो कौन है, क्या है, वो समझने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी उस सोसाइटी के अंदर उसकी क्या पहचान है। अगर वो ये समझ जाता है कि उसकी क्या पहचान है, मतलब उसको आगे क्या करना है फ्यूचर में, ठीक है, अगर वो इस चीज़ को समझ पाया, अपनी स्किल्स को समझ पाया, अपनी एबिलिटी को समझ पाया, तो क्या करता है, वो एक सोसाइटी के अंदर अपनी पहचान को डेवलप करता है, जिसको आप कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति होना। ठीक है, तो वो उसके लिए अपने स्टेप्स लेने लग जाता है। लेकिन वहीं अगर वो नहीं पहचान पाया, मतलब क्या है, जैसे मिसगाइड हो जाना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉलेज वगैरह में या फिर जो 11th 12th की स्टेज में जो है गलत एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, चाहे वो स्कूलिंग में कितने ही अच्छे हों, लेकिन बाद में वो गलत एक्टिविटीज़ के अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या है, यही आपकी आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। मतलब क्या है, अगर अपनी पहचान कर लेता है कि वो कौन है, क्या कर सकता है, अपनी स्किल्स को, एबिलिटी को पहचान जाता है, तो इसको हम आइडेंटिटी कह देते हैं। लेकिन जो बच्चे अपनी आइडेंटिटी को यानी अपनी स्किल्स वगैरह को नहीं पहचान पाते, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन है। अब जो बच्चा इसके बीच में शॉर्ट कर लेता है, यानी पहचान की स्थिति क्या होती है, पहचान वाली स्थिति क्या है और भ्रांति वाली स्थिति क्या है, ठीक है, तो मतलब क्या सही है और क्या गलत है, अगर इस चीज़ को वो सोल्यूशन कर लेता है, ठीक है, उस चीज़ का सोल्यूशन कर लेता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, तो वो कर्तव्य परायणता की तरफ जाता है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में सोल्यूशन क्या कहलाता है, कर्तव्य परायणता, जिसको हम कह देते हैं ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं अगर वो नहीं पहचान पाता तो वो भ्रांति की तरफ चला जाता है। तो ये कर्तव्य परायणता जो टर्म है वो ज़रूर ध्यान रखनी है। ये आपसे एज इट इज़ पूछा जाता है कि कर्तव्य परायणता क्या होता है, तो पहचान और भ्रांति का जो सोल्यूशन कर लेता है, मतलब क्या सही है क्या गलत है वो समझ जाता है, उस पोजीशन को क्या कहते हैं, कर्तव्य परायणता। बात करते हैं नेक्स्ट 6th स्टेज की, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब गाइस ये 18 से 35 तक की स्टेज होती है, जिसको हम अर्ली एडल्टहुड बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक ही है जो आपको ध्यान रखनी है, एज इट इज़ एग्जाम में मिलेगी। इसका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि स्वयं को किसी और में खोजना। मतलब क्या है, जैसे कि अब आपने देखा होगा कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जब फ्रेंड सर्कल बनाते हैं कॉलेज वगैरह में या कॉलेज के बाद, तो हम क्या देखते हैं कि जिसकी हैबिट्स, जिसकी एक्टिविटी हमारे जैसी होगी, ठीक है, जिसकी थिंकिंग हमारे जैसी होगी, हम उसी तरह के फ्रेंड सर्कल में जुड़ते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति जो है स्वयं को किसी और में खोजता है, कि मतलब उसकी जैसी एक्टिविटी होना, उसके जैसा बिहेवियर होना, उसकी जैसी एक्टिविटी होना। तो स्वयं को किसी और में खोजने वाली स्थिति क्या होती है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगर वो अपने आप को किसी और में खोज लेता है, मतलब तो अगर वो फ्रेंड सर्कल बना लेता है, तो उसके अंदर क्या होता है, इंटीमेसी हो जाती है, यानी दूसरों से जोड़ लेता है खुद को। लेकिन वहीं अगर वो दूसरों से मित्रता नहीं बना पाता है, फ्रेंडशिप नहीं बना पाता, तो वो आइसोलेट हो जाता है, यानी अकेला रह जाता है। ये स्टेज है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि स्वयं को किसी और में खोजना। बात करते हैं नेक्स्ट 7th पॉइंट की, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। मतलब क्या है, इसमें ये 35 साल के बाद की स्टेज है, यानी
लेट एडल्टहुड। अब आप सबको पता है कि 35 साल के बाद क्या होता है, व्यक्ति के अंदर दो तरह की फीलिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद सोचते हैं कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, यानी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल्फिश रह जाते हैं, मतलब सिर्फ अपने लिए ही, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह की जो भावना होती है उसको बोलते हैं जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। मतलब जनरेटिव का मतलब होता है कि अपने अपने जो गुण हैं, यानी अपने समाज के लिए कार्य करना, ठीक है, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कार्य करना। तो जनरेटिविटी होती है कि व्यक्ति अपने भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है उसके कल्याण के लिए काम करता है, ठीक है, उसके कल्याण के लिए चिंता करता है। तो यानी सोसाइटी के लिए जो काम करता है, फ्यूचर के लिए जो काम करता है, उसको कहते हैं जनरेटिव। और स्टैग्नेशन होता है स्वार्थी व्यक्ति, यानी जो सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपने भविष्य के लिए काम करता है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, किसी की लाइफ में वैल्यूज ऐड नहीं करता, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। तो ये 35 से 65 साल तक की स्टेज होती है। अब यहाँ पर भी एक स्पेशल टर्म आती है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति यानी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन के बीच में सॉल्यूशन कर लेता है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो कर पाता है, उसको देखभाल की अवस्था क्या देते हैं। तो कई बार एग्जाम में एज इट इज़ मिलता है कि देखभाल की अवस्था कौन सी होती है। तो देखभाल की अवस्था होती है जो जनरेटिव यानी जनरेटिव और स्टैग्नेशन दोनों स्टेजेस के बीच में डिफरेंस कर लेता है, ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन कर लेता है कि मतलब क्या मुझे सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए या स्वार्थी बने रहना चाहिए। तो जो इन चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देता है वो उसको क्या बोलते हैं, देखभाल की स्थिति बोलते हैं। यानी वो दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों की देखभाल के लिए काम करता है। बात करते हैं गाइस लास्ट स्टेज की, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने अब 65 साल तक की जो एज हो जाती है, तो 65 साल में व्यक्ति क्या होता है, अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि मैंने लाइफ में क्या अचीव किया है, ठीक है, क्या मैंने किसी की हेल्प की है, क्या मैंने किसी की लाइफ में वैल्यूज ऐड की हैं। तो वो वाली स्टेज होती है। तो इसमें 65 से ऊपर तक की एज होती है जिसको हम वृद्धावस्था बोल देते हैं, ओल्ड एज, ठीक है, 65 से और मृत्यु तक चलने वाली एज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति लास्ट में अपने पास्ट को याद करता है, यानी उसने पीछे जो भी चीज़ें की हैं उससे क्या उसने कुछ वैल्यूज़ ऐड की हैं या नहीं की हैं, ठीक है, उसका जो पास्ट है वो अच्छा था या ख़राब था, उसका इवैल्यूएशन करता होता है। तो अपनी पुरानी यादों का इवैल्यूएशन करता है, और अगर उसका इवैल्यूएशन यानी उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकलता है तो उसके अंदर इंटीग्रिटी की भावना होती है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन की भावना होती है कि मैंने अपनी लाइफ में अच्छा किया है, पॉजिटिव चीज़ें की है, ठीक है, दूसरों की लाइफ में वैल्यूज़ ऐड की हैं। वहीं अगर उसके लास्ट में नेगेटिव चीज़ें रह जाती है, यानी उसको लगता है कि नहीं मैंने सोसाइटी के लिए कभी काम नहीं किया, ठीक है, या मेरा जो पास्ट लाइफ है वो बहुत स्ट्रगल से भरी हुई थी, ठीक है, मैंने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया है, तो उसको क्या होता है, वो डिस्पेयर की भावना रह जाती है, यानी हीनता की भावना रह जाती है मन में। तो ये लास्ट स्टेज है। यहाँ पर 8 स्टेजेस हमने पढ़ी है। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। इसको 8 अवधि सिद्धांत, जीवन अवधि सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और एरिक एरिक्सन को ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने 8 अवस्थाओं को डिवाइड किया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें 6 से 12 और 12 से 18 वाली स्टेज, ठीक है। तो आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था, इनका जो आधार है सिद्धांत का वो ये है कि एक व्यक्ति सोसाइटी के अंदर अपनी पहचान कैसे बनाता है और सोसाइटी यानी समाज उसको किस तरह से मदद करता है। तो ये इनका कंक्लूजन है। तो गाइस यहाँ पर सारी स्टेजेस आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इनका एज ग्रुप ध्यान रखना है और किसकी क्या विशेषताएं हैं ये ज़रूर आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने शॉर्ट वर्ड्स में यहाँ लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, या हम कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, जो कि है वाइगोत्स्की का प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से 101%, क्योंकि इसको सामाजिक विकास के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा बड़ा नाम अगर कोई आता है तो वाइगोत्स्की है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फर्स्ट बात करते हैं कि वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, तो इनका निवास स्थान कौन सा था, रूस था, तो यानी ये रूस के निवासी थे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जहाँ भी आपको सामाजिक या सांस्कृतिक शब्द मिलता है वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वाइगोत्स्की। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आप वाइगोत्स्की अगर एग्जाम में नहीं याद रख पाते हैं कि एग्जैक्ट इनका प्रिंसिपल क्या था, आपको नहीं याद आता है, तो इसका शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ भी अगर आपको क्वेश्चन में सामाजिक सांस्कृतिक मिल जाए एक साथ, ठीक है, सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ड अगर एक साथ मिल गया तो वहाँ पर आपको वाइगोत्स्की ही आंसर करना है, क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल है वो समाज से यानी सामाजिक से और संस्कृति से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जहाँ भी वर्ड में अगर आपको पूरे सेंटेंस के क्वेश्चन के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड मिल जाए एक साथ, सामाजिक सांस्कृतिक, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या आंसर कर देना है, वाइगोत्स्की। तो ये ध्यान रखना। तो ये ट्रिक है छोटी सी। बात करते हैं
तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जहाँ भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आ जाए वहाँ पर वाइगोत्स्की ही आंसर होगा, चाहे समाज, बुद्धि या संज्ञान कुछ भी वर्ड आपको दिया हुआ हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड अगर एक साथ मिल गया तो वाइगोत्स्की ही आंसर होगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी कि स्टूडेंट जो है हमेशा इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। गाइज अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो उनका प्रिंसिपल ये था कि एक जो व्यक्ति है, अगर एक बच्चा है वो अपने वयस्कों से यानी अपने से बड़ों से अगर बात करता है, जैसे टीचर से कुछ बात करता है या अपने सीनियर से कुछ सीखता है, समझता है, ठीक है, उनसे बातचीत करता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाता है, सीख पाता है। उसी को इन्होंने स्कैफोल्डिंग का नाम दिया था। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो टोटल इनका कंक्लूजन क्या है कि स्टूडेंट जो है वो इंटरेक्शन के थ्रू यानी बातचीत के थ्रू सीखता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा 3 फैक्टर को इंपॉर्टेंट बताया है, 3 चीज़ें इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई है। पहला समाज, दूसरा संस्कृति और तीसरा भाषा। ठीक है, ध्यान रखना है समाज, संस्कृति और भाषा। आपको भाषा भी ध्यान रखना है। हालांकि भाषा के अगर प्रिंसिपल की बात करें तो चोम्स्की का नाम आता है, बट अगर मैं बात करूँ वाइगोत्स्की की तो इनके प्रिंसिपल के अंदर 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपसे कई बार सेंटेंस बना के भी दिया जा सकता है कि वाइगोत्स्की के प्रिंसिपल से कौन सी विशेषताएं नहीं जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर दिया हो सकता है कि वाइगोत्स्की ने भाषा पर महत्व दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट सही है कि भाषा पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया था वाइगोत्स्की ने। इसी तरह से संस्कृति को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था और समाज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना है आपको। एक होता है वाइगोत्स्की का प्रिंसिपल है और एक पियाजे का प्रिंसिपल है। हालांकि वाइगोत्स्की का प्रिंसिपल भी संज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि इनके अकॉर्डिंग समाज संज्ञानात्मक विकास केवल सतत होता है, लेकिन पियाजे क्या मानते थे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, सतत और असतत दोनों होता है। तो कई बार यहाँ से आपको जब अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा तो वहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, केवल सतत होता है यानी कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जीन पियाजे क्या मानते थे कि ये संज्ञानात्मक विकास कंटिन्यू भी होता है और डिसकंटिन्यू यानी कि ये सतत भी होता है और असतत भी होता है। बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो पियाजे का मानना था कि मैच्योरिटी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या था गाइज, पियाजे ये मानते थे कि जब कोई बच्चा है वो अपनी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही सीखता है। यानी अगर बात करो उसके मानसिक विकास की या संज्ञानात्मक विकास की, तो जब मैच्योरिटी आती है यानी परिपक्वता आती है तभी वो उस चीज़ को सीख पाता है। लेकिन वाइगोत्स्की जो है वो परिपक्वता को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि अगर अपने से बड़े व्यक्ति से वो बात करता है, ठीक है, अंतः क्रिया करता है, तो वो क्या है जल्दी सीख लेता है, चाहे उसकी मैच्योरिटी स्टेज हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पियाजे क्या है, परिपक्वता को, मैच्योरिटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं और वाइगोत्स्की परिपक्वता को इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। बात करते हैं 7वें पॉइंट की। पियाजे ने विकास की 4 स्टेजेस बताई थी। अब आपने सबने पढ़ रखी है, ठीक है। हम इसको एक अलग से एक वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे कंप्लीट पियाजे को, क्योंकि पियाजे का मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल। तो आपको ध्यान रखना है 2 से 3 क्वेश्चन भी बनेंगे वहाँ से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं। तो पियाजे ने विकास की 4 स्टेजेस बताई थी और इन्होंने विशेष रूप से कोई भी स्टेज नहीं बताई है। तो क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो इन्होंने सिर्फ एक ZPD प्रिंसिपल दिया था सिंपल, ठीक है। तो इन्होंने कोई स्टेज वगैरह नहीं बताई थी क्योंकि ये परिपक्वता वगैरह कोई चीज़ को मानते ही नहीं है। ये किस पे फोकस करते हैं कि सिर्फ इंटरेक्शन करेगा और सीखेगा, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ 2-3 टर्म्स दी थी, जैसे ZPD दिया, स्कैफोल्डिंग दिया, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट माना, तो बेसिक चीज़ें हैं। तो इन्होंने कोई स्टेज नहीं बताई थी। बात करते हैं गाइज अब ZPD की, यानी ZPD सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कई बार यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब गाइज इसको हिंदी में समीपता सिद्धांत भी बोल देते हैं, लेकिन यानी समीपता संभाव्य सिद्धांत भी बोल देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश में ज़रूर आप इसको याद करें, क्योंकि आपसे एज इट इज़ प्रोक्सिमल जो वर्ड है वो हिंदी में एज इट इज़ लिखा मिल सकता है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको इसको इंग्लिश में याद रखना है, ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। बात करते हैं अब इसके अंदर एक और टर्म आपको मिलती है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है या आप कह सकते हैं आपके सीनियर से जो आप सीखते हैं उसको कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी किसी दूसरे ज़्यादा जानने वाले व्यक्ति से बातचीत करके सीखना। बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग 101% पूछा जा सकता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया था, तो ब्रूनर ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्कैफोल्डिंग जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज़ की थी, ब्रूनर ने। और इसका व्यापक प्रयोग किसने बताया था,
वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्कैफोल्डिंग जो टर्म है वो किसने दी है, ब्रूनर ने। सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया, ब्रूनर ने, और इसका व्यापक प्रयोग किसने किया, वाइगोत्स्की ने। अब स्कैफोल्डिंग होता क्या है, तो ये क्या होता है कि शुरुआत में हेल्प करने की, जैसे कि मतलब क्या है, जैसे कि जो टीचर होता है वो क्या रोल करता है, एक्चुअली में उसका रोल क्या है, वो स्कैफोल्डिंग का ही रोल करता है। मतलब क्या है, अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो इसकी स्टार्टिंग जो है टीचर करता है। बच्चा कुछ सीखना चाहता है तो टीचर से उसके सवालों का जवाब देता है, यानी उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता है और जानने और सीखने के लिए, तो उसको मोटिवेट करता है। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी शुरुआत के अंदर जो सहायता दी जाती है, जब बच्चा कुछ सीख रहा है, जब आप कुछ सीख रहे हैं और आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए, या मैं कहूँ थोड़ा सा गाइडेंस दे दी जाए, तो वो क्या, स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि स्कैफोल्डिंग होती है शुरुआत में दी जाने वाली सहायता। तो यहाँ पर कई बार स्टेटमेंट के अंदर इस तरह से भी पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग जो है अधिगम के अंत में होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ध्यान क्या रखना है आपको कि ये शुरुआत में होता है, यानी शुरुआत में ये चीज़ आपको दी जाती है। शुरुआत में जो सहायता होती है, यानी मोटिवेशन कह दो, वो भी एक तरह का स्कैफोल्डिंग है। या आपको शुरुआत में जो गाइडेंस दी जाती है वो भी क्या एक तरह से की स्कैफोल्डिंग है। जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो भी क्या है, स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्कैफोल्डिंग, यानी शुरुआत में दी जाने वाली सहायता। तो शुरुआत में प्रदान की जाने वाली सहायता की टेक्निक क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और ये कैसी होती है, दूसरी टर्म ये है कि ये अल्पकालिक होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अल्पकालिक होती है, यानी थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही रहती है। बाद में व्यक्ति खुद मोटिवेट हो जाता है और खुद सीखने लगता है। जैसे कि मैंने आपको अभी जैसे गाइडेंस दिया, तो यहाँ पर आपने पढ़ा तो सब कुछ खुद ही है, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया, थोड़ी सी हेल्प की है, तो ये क्या, स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, अभी क्या है, या जो मोटिवेशन है, जो गाइडेंस है, वो थोड़े समय तक रहती है, मेन पढ़ना आपको खुद को ही पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्पकालिक है ये। ठीक है, ये स्कैफोल्डिंग है। बात करते हैं अब इसके जोन की, यानी इसके अंदर किस तरह से इसका क्षेत्र होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने इसको 3 पार्ट्स में डाला है। ठीक है, 3 सर्कल है यहाँ पर। जो सबसे बाहर वाला जो सर्कल है वो क्या है, पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी संभाव्य विकास है। मतलब क्या है, संभाव्य विकास वो होता है जहाँ पर व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन की जाती है कि मैक्सिमम इतना कर सकता है। ठीक है, उसकी संभावना रहती है। आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है, जैसे आप सोचते हैं कि हाँ आज मैं 4 पेज पढ़ लूँगा, तो ये क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपका पोटेंशियल है। लेकिन एक्चुअल में आप कितना पढ़ पाएंगे, 2 पेज ही पढ़ पाएंगे या 2.5 पेज पढ़ पाए हैं, तो वो क्या है, वो आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है। तो यही चीज़ का डिफरेंस होता है कि आपकी पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप चाहें तो आप आज 18 घंटे 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को सिर्फ कितना टाइम दे रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो जेडपीडी होता है। ठीक है, और वो जो जोन होता है, वो जो क्षेत्र होता है, वो जेडपीडी कहलाता है। मतलब वास्तविक डेवलपमेंट और संभाव्य डेवलपमेंट के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको हम जेडपीडी कहते हैं। जेडपीडी क्यों दिया जाता है, क्योंकि ताकि आपके जो वास्तविक डेवलपमेंट है उसको पोटेंशियल तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है कि जितना आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप इतना कर सकते हैं, आपका इतना पोटेंशियल है, 14 घंटे आप पढ़ सकते हैं, पोटेंशियल है, लेकिन आप 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन आप 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका वास्तविक डेवलपमेंट है। और उसके लिए आपको मतलब जैसे आपके 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आपको बढ़ाने के लिए, ताकि आप 14 घंटे पढ़ पाएँ, तो उसके लिए मोटिवेशन जो दिया जाएगा वो क्या होगा, स्कैफोल्डिंग होगा। तो इनके बीच में जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जेडपीडी। इसके बीच में जो क्षेत्र लगता है उसको हम क्या कह देते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने 2 बच्चों पर प्रयोग किया था, तो जिनका संज्ञानात्मक लेवल समान था। तो अब आपको ध्यान रखना है क्या था, इन्होंने पहले प्रयोग किस पे किया, 2 बच्चों पे किया जिनका जो आईक्यू लेवल था, संज्ञानात्मक लेवल था, वो तो बराबर था। लेकिन इसमें क्या किया गया, एक को तो फिर जेडपीडी के थ्रू हेल्प दी गई और एक को हेल्प नहीं दी गई। तो जिसको हेल्प नहीं मिली थी वो स्टूडेंट पीछे रह गया, और जिसको हेल्प दी गई थी, ठीक है, जिसको मोटिवेट किया गया था, उस स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो यही डिफरेंस इन्होंने बताया है। बात करते हैं गाइज एक्चुअल डेवलपमेंट, जहाँ स्टूडेंट बिना किसी हेल्प के खुद प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, उसको कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट। जेडपीडी क्या होता है, जहाँ स्टूडेंट खुद नहीं कर पाता है और योग्य व्यक्तियों से हेल्प ले लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, जेडपीडी। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी योग्य व्यक्ति से हेल्प ले लेना, ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट खुद वो काम नहीं कर पा रहा है तो अपने किसी योग्य व्यक्ति से उसकी हेल्प ले लेता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, जेडपीडी कहते हैं। और जेडपीडी क्या होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का क्षेत्र होता है। बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की।
बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? मचान या ढांचा, यानी इसमें सिर्फ शुरुआती सपोर्ट होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? मचान या ढांचा। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट के अव्यवस्थित विचारों को किसी बड़े या टीचर की हेल्प से या इंटरेक्शन करके व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया ही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यानी अव्यवस्थित विचार है, मतलब जैसे आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी गाइड लेनी चाहिए, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस तरह से एग्जाम को सोल्व करना है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित विचार हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। तो वहाँ पर अगर आप किसी से हेल्प लेते हैं, अपने किसी टीचर से हेल्प लेते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपके थॉट्स में स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, व्यवस्थित बनते हैं। वहाँ से क्या होता है? उसको स्कैफोल्डिंग कह देते हैं। तो स्कैफोल्डिंग जेडपीडी के विकास में हेल्प करता है। ध्यान रखना है, स्कैफोल्डिंग क्या करता है? जेडपीडी के अंदर हेल्प करता है, जेडपीडी में। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके ही हम स्कैफोल्डिंग का निर्माण करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, भाषा और चिंतन अलग अलग प्रणाली। अब आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन बाद में मिल जाते हैं। यानी पहले भाषा आती, अब वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि पहले व्यक्ति के अंदर भाषा, व्यक्ति के पास भाषा होती है और उसके बाद में विचार आता है। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले भाषा होती है, शब्द होते हैं और बाद में विचार आता है। और बाद में क्या होता है? लास्ट में पहले अलग अलग प्रणाली से चलते हैं, लास्ट में मिल जाते हैं और हमेशा पैरेलल चलते हैं, यानी साथ साथ चलते रहते हैं। तो पहले भाषा होती है, फिर विचार आता है। लेकिन बात करते हैं हम प्याजे की, तो प्याजे ने उल्टा बताया था कि पहले विचार आते हैं और बाद में हम भाषा आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सामाजिक भाषा। सामाजिक भाषा कब सीखता है? 2 से 7 वर्ष के अंदर सीखता है। कब सीखता है सामाजिक भाषा? 2 से 7 वर्ष के अंदर। बात करते हैं वाइगोत्स्की की बुक की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बुक लिखी थी भाषा और विचार के नाम से, थॉट एंड लैंग्वेज के नाम से। तो ये वाइगोत्स्की की बुक है, थॉट एंड लैंग्वेज, यानी भाषा और विचार। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। इन्होंने कुछ टर्म्स भी दी थी, जैसे पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा जो है वाइगोत्स्की ने दी थी, और इसने बताया था कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डिस्कशन होता है उसको हम क्या कह देते हैं? पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल शिक्षण कौन सा होता है? जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, बीच में डिस्कशन करते हैं, उसको कह देते हैं पारस्परिक शिक्षण। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, स्टेप्स होते हैं? तो इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, फिर टीचर और स्टूडेंट मिलके कोई सारांश निकालते हैं, फिर टीचर उसको पूरा एक्सप्लेन करता है, स्पष्टीकरण करता है, और लास्ट में उसका अवलोकन करता है, यानी पूर्वावलोकन करता है। मतलब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं पारस्परिक शिक्षण के। तो गाइस ये था हमारा जेडपीडी यानी वाइगोत्स्की का प्रिंसिपल। तो आज हमने एरिक एरिक्सन का प्रिंसिपल और वाइगोत्स्की का प्रिंसिपल दोनों कवर कर लिए हैं। तो गाइस यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़कर जाना है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की गाइस और भी वीडियोस है जो मैंने चैनल पर बना के डाली हुई है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें ज़रूर चेकआउट करें, या चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। खासकर आप टारगेट रीड नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर चेक करें। वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट स्पेशल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या स्ट्रैटेजी वाली, बेस्ट बुक्स वाली या प्रैक्टिस सेट वाली वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।